So, good morning, plus 2 class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and healthy and enjoying my all videos, whatever I am sending to you. And those who are unable to see these videos due to any reason, those who are not having cell phones, and they can see these videos at my YouTube channel. You can simply go there at YouTube and just write Ankush Kadaria, and you will get all my videos related to your chapters. So as you know very well, we have started the chapter the US hegemony in the contemporary world, in which half of the chapter we have completed. So next heading is there या नेक्स्ट टॉपिक इज़ देयर दैट अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने समकालीन विषयों में अमेरिकन वर्चस्व के चैप्टर को शुरू किया हुआ है और आज मैं इस चैप्टर से हम लोगों ने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हम नेक्स्ट जो है वो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला हेडिंग को। कहते हैं भी अब हम देखेंगे कि किस तरह से अमेरिकन पावर के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसकी पावर को कम करती हैं या उसकी पावर के रास्ते में रुकावट का कारण बनती हैं। तो हम देखेंगे, कहता है इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। मतलब किसी भी पावर का जो ख़त्म होना होता है या एंड होता है किसी भी पावर का, तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से उसकी पावर जो कम होती जाती है। ठीक इसी तरह से अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। यानी कि अमेरिका की जो हैगमनी है, उसके हैगमनी के रास्ते में, जो उसकी पावर के रास्ते में जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जिसको हम बोलते हैं या प्रॉब्लम है, वो उसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है। अमेरिकी शक्ति की राह में तीन अवरोध हैं। अवरोध का मतलब यहाँ तीन बाधाएं हैं, बाधाएं का मतलब तीन ऑब्स्टेकल्स हैं। सबसे पहले 11 सितंबर 2001 की घटना, जिसे हम 9/11 की घटना के बाद बोलते हैं। सालों में व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जन पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे। पहला सबसे स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है, यानी कि स्ट्रक्चर, जो ढांचागत स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसकी जो है उसमें देखते हैं भी जो स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ शासन के तीनों अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। यानी कि आप जो जानते हो कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं और यहाँ पावर जो है वो तीनों गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के अंदर जो है वो बंटवारा है, उसके अंदर पावर डिवाइड की हुई है। और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति को बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। यानी कि यहाँ अगर हम बात करें तो मिलिट्री पावर के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव है वो उसके ऊपर पावर को रोकने का काम करती है। कैसे करती है, देखिए, अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। पहली आपने देखी कि किस तरह से अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर जो किसी भी तरह से उसके ऊपर रोक लगाने का काम वहाँ की एग्जीक्यूटिव करती है। तो दूसरा देखते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में अमेरिकी समाज में जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, यानी कि ये भी अमेरिका की अपनी प्रकृति के अंदर ही है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका में जनसंचार के साधन, यानी कि मीडिया के जो भी साधन हैं, जितने भी मीडिया के साधन होते हैं, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो टेलीविज़न है, कम्युनिकेशन के समय समय पर वहाँ की जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले ही कोशिश करें। यानी कि वो कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट के फेवर में जाएँ या जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में जाएँ, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीक़ों को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। तो कहते हैं ये चीज़ भी जो है वो अमेरिका की मिलिट्री एक्सपीडिशन, यानी कि अगर हम कहें कि अमेरिका की मीडिया के अलावा अमेरिका के खुद के लोग जो है वो अमेरिका के मिलिट्री एक्सपीडिशंस को बड़ी ही ध्यान से और उनको उनके सैन्य अभियानों को बड़े गौर से देखते हुए, यानी उनकी हर बात को वो समझती है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में तीसरा सबसे बड़ा व्यवधान और सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो। नाटो का जो संगठन है वो अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया है, जिसको कि हम नेटो या नाटो बोलते हैं, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है।
स्पष्ट है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम करने से जुड़ा है, यानी कि दूसरे देशों में लोकतंत्र कायम करने का काम यही जो एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है वो रखता है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है, मार्केट जो ट्रेड की व्यवस्था जो चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं, यानी कि नाटो के अंदर जितने भी शामिल देश हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं और अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा भी क्या चीज़ें जो है वो अमेरिका के सामने अवरोध हैं। दो, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, और तीसरी जो है वो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके वर्चस्व पर या उसकी हेगेमनी के ऊपर जो है वो कंट्रोल लगा कर सकता है। अब देखते हैं भारत अमेरिका इंडिया रिलेशन भी, अमेरिका और इंडिया के क्या रिलेशन रही है। कहते हैं शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था, यानी कि शीत युद्ध के में देखें तो भारत जो था वो अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था, यानी कि हम लोग जो थे वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे या अमेरिका के अगेंस्ट में खड़े थे। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह एक मित्रविहीन हो गया है। मित्रविहीन का मतलब है कि उसका कोई ग्लोबल इंटरनेशनल में जो है वो फ्रेंडलेस हो गया, या उसमें कोई दोस्ती नहीं रह गई है। इसकी अवधि में भारत ने अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का भी फैसला लिया, यानी कि हमने अपने कंट्री में लिबरलाइजेशन को, अपनी इकोनॉमी को लिबरल करने के लिए या अपनी कंट्री को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ने का भी हमने फैसला इसी समय में लिया था। और इसी नीति और हाल ही के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया। आप लोग देख सकते हो कि भारत जो है वो बहुत सारी कंपनियों के लिए एक अट्रैक्टिव सेंटर बन चुका है, बहुत सारी कंपनियां भारत में आती हैं। तो कहता है भी हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाल ही सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी है, और इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। यानी कि आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे निवासी जो है, भारत के बहुत सारे लोग जो है वो अमेरिका में रहते हैं, बसे हुए हैं। दरअसल ये दोनों बातें ही आपस में जुड़ी हुई है। किस तरह से जुड़ी हुई हैं आप देखेंगे। कहता है अभी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है, यानी कि हम जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 65% जो है हमारे सॉफ्टवेयर अमेरिका को बेचे जाते हैं। बोइंग जो कि एक विमान बनाने की कंपनी है, बोइंग के 35% जिसको बोलते हैं, वो जो टेक्निकल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भारतीय मूल के हैं, यानी कि 35% जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं उसमें 35% जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। अब देख लीजिए, और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की, यानी कि भारत की यानी अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में से अगर हम कहें तो 15% वहाँ की ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा शुरू की गई है। आगे देखते हैं, यह अमेरिका की विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी यह फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना आसान काम नहीं है। भारत के में 3 संभवती रणनीतियों पर बहस चल रही है, यानी कि अगर हम बात करें तो भारत की में 3 रणनीतियों पर बहस चलती है। कौन सी वो रणनीतियाँ हैं, आगे देखते हैं वो कौन सी बहस है, किन विषयों के ऊपर जो है बहस चल रही है। कहता है भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, यानी कि ऐसे विद्वान जो भारत के विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के रूप में संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत है। यानी कि जो कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है वो उससे एक दूसरे से वो उनको ठीक नहीं मानते। ये विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखें और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर बढ़ाने पर लगाएं। मतलब वो मानते हैं कि इंडिया को अपनी नेशनल पावर जो है वो बढ़ाए रखनी चाहिए और अमेरिका के साथ जो है वो युद्ध अभ्यास वगैरह इनमें नहीं करने चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेल में लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और ये मानते हैं कि जो भारत और अमेरिका के हित जो आपस में बढ़ रहे हैं वो एक ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे कि भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाए। मतलब ये मानते हैं कि भारत को आज अमेरिका के इस हेगेमनी का फ़ायदा उठाना चाहिए। वे चाहते हैं कि दोनों ही देश के आपसी हितों का मेल हो और भारत के लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके।
इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चल के इससे भारत को नुकसान होगा। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। मतलब इससे अलावा एक अलग और सोच के व्यक्ति हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक संदर्भ में, यानी कि कुछ विद्वान जो ये मानते हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है वो अच्छी नहीं है, भारत को अपनी अपनी जो पावर है वो बढ़ानी चाहिए। दूसरे मानते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए और अमेरिका के वर्चस्व का आज फ़ायदा उठाना चाहिए। यहीं तीसरी तरह के जो लोग हैं, तीसरे विद्वान जो अपनी राय देते हैं, वो मानते हैं कि भारत को अपनी अगुवाई में विकासशील देशों के साथ, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ एक मजबूत गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी हेगेमनी को जो है वो एक तरह से कंपटीशन देने में या उसके कम्पीट करने में जो है वो उसके सक्षम हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति के कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा। आगे देखते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है अभी, इस हेगेमनी से किस तरह से निपटा जा सकता है।